भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के दौरे पर हैं। लंदन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उनसे कश्मीर के मुद्दे पर सवाल पूछा गया। सवाल था कि क्या प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर मुद्दे का हल निकालने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपने संबंधों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि हमने कश्मीर के ज्यादातर मुद्दों का समाधान निकाल लिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाना पहला कदम था। कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधियों और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। चुनाव कराना हमारी सरकार का तीसरा कदम था। एस जयशंकर ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि हम जिस हिस्से का इंतजार कर रहे हैं वो इलाका कश्मीर के उस हिस्से की वापसी है जिसे चोरी से पाकिस्तान ने अपने पास रखा है। जब पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर यानी पीओके खाली हो जाएगा तो मैं यकीन दिलाता हूं कश्मीर का मसला पूरी तरह हल हो जाएगा। आखिर ये पीओके है क्या, जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं। मौजूदा वक्त में यहां कैसे हालात हैं और क्यों 7 दशक बीतने के बावजूद पीओके का मसला हल नहीं हो पाया, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, टीवी 9 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं भविष्य त्यागी। 1947 में ब्रिटिश हुकूमत ने नक्शे पर एक लकीर खींची और हिंदुस्तान 2 टुकड़ों में बंट गया। लेकिन कुछ रियासतें ऐसी भी थी जो न भारत में मिलना चाहती थी और ना ही पाकिस्तान में। जम्मू कश्मीर ऐसी ही एक रियासत थी जिसके महाराजा थे हरि सिंह। उन्होंने स्वतंत्र मुल्क के रूप में रहने की बात कही, लेकिन पाकिस्तान की तरफ वाले कश्मीरियों ने हरि सिंह के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इसे पाकिस्तान का समर्थक कबायली हमला कहा गया। हरि सिंह ने भारतीय सेना की मदद मांगी। भारत ने सशर्त मदद की हामी भर दी। भारतीय सेना ने महाराजा हरि सिंह के सामने जो शर्त रखी थी उसके मुताबिक जम्मू कश्मीर को भारत का राज्य बना लिया गया। विलय पत्र की शर्तों के मुताबिक भारत सरकार के पास कश्मीर की रक्षा, विदेश नीति और संचार से जुड़े मामले आ गए। लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। कबायली हमलावर कश्मीर में दाखिल हो चुके थे। कश्मीर का बड़ा इलाका कबायलियों के कब्जे में आ चुका था। बाद में होती सियासत को देखते हुए इस हिस्से के कश्मीरियों ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। तब से ये इलाका आजाद कश्मीर या पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है। पीओके का कुल क्षेत्रफल 13,300 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 40 लाख लोग रहते हैं। पश्चिम में इसकी सीमा पाकिस्तान के पंजाब और खैबर पख्तूनवा प्रांत से जुड़ी है, जबकि उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान के वखन कॉरिडोर से। उत्तर में पीओके चीन के जिंजियांग ऑटोनोमस रीजन से जुड़ता है, जबकि पूर्व में भारत के जम्मू कश्मीर से जुड़ा है। प्रशासनिक तौर पर पीओके को 2 हिस्सों में बांटा गया है, आजाद कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान। मुजफ्फराबाद इसकी राजधानी है। यहां 8 जिले हैं जिनके नाम मीरपुर, भीमबर, कोटली, मुजफ्फराबाद, बाग, नीलम, सुधानोटी और रावलकोट है। इसके अलावा पीओके में 19 तहसीलें और 182 संघीय परिषदें हैं। इसका बड़ा हिस्सा हुंजा, गिलगित, शख्सगाम घाटी और रक्साम है। 1961 में पाकिस्तानी हुकूमत ने बाल्टिस्तान के इलाके चीन को सौंपे थे, जिन्हें अब ट्रांस काराकोरम कहते हैं। पीओके में नाम मात्र की सरकार है, जिसका सीधा कंट्रोल पाकिस्तान के हाथों में है। पाकिस्तान खुद खस्ताहाल है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पीओके में कैसे हालात होंगे। पीओके की ज्यादातर आबादी खेती पर निर्भर है। मक्का, गेहूं, वन्य उत्पाद और पशुपालन इनकी आय के मुख्य स्रोत हैं। यहाँ कोयले, चौक और बॉक्साइट के कुछ रिजर्व हैं। यहाँ के लोग लकड़ी पर नक्काशी, कपड़े और कालीन व्यवसाय से जुड़े हैं। खेतीबाड़ी के अलावा ये लोग मशरूम, शहद, अखरोट, सेब, चेरी, हर्बल दवाओं और ड्राई फ्रूट्स एक्सपोर्ट करते हैं, जिसकी ज्यादातर खपत पाकिस्तान में ही हो जाती है। साल 2011 में पीओके की जीडीपी 3.2 अरब डॉलर आंकी गई थी। पाक अधिकृत कश्मीर में स्कूल और कॉलेजों की भारी कमी है। इसके बावजूद यहाँ साक्षरता दर 72% है। यहाँ के लोग पश्तो, उर्दू, कश्मीरी और पंजाबी भाषाएं बोलते और समझते हैं। आंकड़ों की माने तो पीओके की हालत बेहद खराब है। यहाँ के ज्यादातर लोग
गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। पिछड़ेपन और हाशिए पर धकेले जाने के कारणों से यहां पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा रहता है। पीओके के दक्षिणी जिलों से कई लोग पाकिस्तानी सेना में भर्ती किए जाते हैं। यहां रहने वाले हजारों लोग यूरोप और मिडिल ईस्ट में मजदूरी करने के लिए भी जाते हैं। पाकिस्तान यहां के लोगों की गरीबी का खूब फायदा उठाता है और इन्हें भारत के खिलाफ आतंकी मोहरा बनाकर इस्तेमाल करता है। मुजफ्फराबाद समेत पीओके के कई इलाकों में आतंकी संगठन सक्रिय हैं, जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ऑपरेट करती है। इन आतंकी संगठनों ने पीओके में अपने अपने ट्रेनिंग कैंप बनाए हैं, जो भारत के खिलाफ आतंकी तैयार करते हैं। मुंबई हमले के दोषी अजमल कसाब की ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में ही हुई थी। मानवाधिकारों की बात करें तो यहाँ के लोग बेहद अपमानजनक जिंदगी जी रहे हैं। पाकिस्तानी सेना अक्सर यहाँ के लोगों पर जुल्म ढाती है। फरवरी 2025 में पाकिस्तान के मौजूदा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने पीओके का दौरा किया था। राजधानी मुजफ्फराबाद में रैली को संबोधित करते हुए शरीफ ने आर्टिकल 370 का जिक्र किया था। शरीफ ने कहा था, कश्मीर का मसला बातचीत से हल हो सकता है। भारत संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादे पूरे करे और इस मामले का समाधान निकाले। शरीफ ने पीओके की आजादी का घिसा पिटा राग एक बार फिर अलापा और कहा कि पाकिस्तान हमेशा पीओके की जमहूरियत के साथ खड़ा है। जनवरी 2025 में भारतीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीओके के हिस्से को भारत में लाने की बात कही। अमित शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। अंग्रेजों के समय लिखे गए इतिहास की व्याख्या गलत थी। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था और आज भी है और हमेशा रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पीओके को लेकर इशारों इशारों में पाकिस्तान को संदेश दे चुके हैं। संदेश ये कि पीओके भारत का हिस्सा है। इतिहास में हुई भूल का कतई ये मतलब नहीं समझा जाना चाहिए कि हमारी जमीन पर कोई मुल्क कब्जा कर ले। बहरहाल आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर में हो रही आतंकी घटनाओं में कमी आई। भारतीय सेना पाकिस्तान की ओर से होने वाली घुसपैठ खत्म कर रही है। बॉर्डर की निगरानी के लिए सर्विलांस सिस्टम मजबूत किया गया। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने आतंकियों के इकोसिस्टम को तोड़ दिया। पीओके का मसला कब सॉल्व होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान इस इलाके को छोड़ेगा नहीं और भारत अपनी जमीन लेकर रहेगा। साल 2024 में परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीओके के लिए 24 सीटें रिजर्व रखी गई, जो ये दर्शाती हैं कि हमारी सरकार पीओके को लेकर कितनी प्रतिबद्ध है। बहरहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।